आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट बाहर नहीं, कोई भी आपने संपत्ति गिरवी नहीं रखी। रिटेन अर्निंग के लिए प्रतिधारक आय आपने अपने ही लोगों की तो ली है बिजनेस में, अपने ही पैसा, अपना ही पैसा था और अपने ही बिजनेस में लगाया है, तो कोई भी असेट्स गिरवी कहीं नहीं रखी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा, विकास एवं विस्तार। अपने ही पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया अपनी ही कंपनी की ग्रोथ के लिए। यानी आपकी कंपनी छोटी थी, अब आप चाहते हो कि आपकी कंपनी बड़ी हो जाए, इसी का पैसा इसी कंपनी में लगा दिया ताकि आपकी कंपनी बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख्याति। कंपनी के शेयर बाजारों का भी मूल्य बढ़ जाता है जब कंपनी ये देखती है कि कंपनी आगे अपने ही पैसे को लगा के बड़ी कंपनी बना रही है या विकास कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, बढ़ रही है, तो उसके जो शेयर्स हैं उनका प्राइस भी मार्केट में बढ़ जाता है। यानी मान लो 10 रुपये का शेयर्स है तो अब 12 रुपये का हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रतिधायक आय के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि अनिश्चित स्रोत, कि ये अनिश्चित होता है क्योंकि जब आय हो तभी प्राप्त होती है जब अधिक लाभ हो। अगर मान लो किसी साल आपको प्रॉफिट ही ना हुआ हो या आपको बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ हो, फिर तो जो आपने सोचा है कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे तो ये ड्रीम तो आपका पूरा हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी हर साल प्रॉफिट आपको हो। शेयर होल्डर में असंतोष। अब जिन लोगों का पैसा आपने उनको नहीं दिया, एक तरह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनका पैसा आपने नहीं दिया, तो क्या वो खुश होंगे? वो तो सैड हो जाएंगे ना। असंतोष, अनसेटिस्फाइड, कि भाई हम काम भी कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारा ही पैसा दोबारा कंपनी में लगा दिया। ठीक है, पैसों की तो सभी को जरूरत होती है। अब देखिए, और पैसा आप कहाँ से ले सकते हो? सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक क्या होती है? ये सारी पब्लिक। ठीक है, ये सारे लोग हैं, पब्लिक, अनगिनत पब्लिक है। ठीक है, ये आपकी सार्वजनिक। अब ये जब पैसा कंपनी को दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा अपना, ठीक है, कंपनी में लगा रहे हैं, तो इसे बोलते हो आप पब्लिक डिपॉजिट। जनता ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब कंपनी के द्वारा जनता से ना सीधा ही जमा ले लिया जाता है पैसा, तो उसको सार्वजनिक जमा कहते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जो ये जमा डिपॉजिट लिया है उस पे जो ब्याज की दर है ना, वो बैंक की दर से भी ज़्यादा होती है। यानी ये जो पब्लिक है, इनको जो आप इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, तो इनका इंटरेस्ट हाई होगा बैंक के कंपैरिजन में। बैंक को 9% दिया जा रहा है तो इनको 12 दिया जाएगा। ठीक है, और ये रिजर्व बैंक द्वारा भी नियंत्रित होती है। जो आपका आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो इसको कंट्रोल भी करता है और अपनी अंश पूंजी हो या रिजर्व के 25% से ज़्यादा जमा स्वीकार नहीं कर सकती। समझ गए? यानी कंपनी की वर्थ है आपकी मान लो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 25% कितना होता है? 2.5 लाख। तो कंपनी को कभी जरूरत पड़ी पब्लिक से पैसा लेने की तो वो 2.5 लाख ही ले सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती। इसके लाभ क्या है? कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, संपत्तियों पर भार नहीं है। कंपनी को जब पैसा चाहिए तो ये इतनी सारी पब्लिक से पैसा लेती है, तो इस पब्लिक को कंपनी की कोई भी असेट्स गिरवी नहीं रखनी पड़ती। कर की बचत, और जब आप टैक्स भरते हो तो जो ब्याज इन लोगों को दे रही है, ये जो कंपनी है ना, ये जो ब्याज इंटरेस्ट दे रही है उसमें कर से ब्याज के भुगतान को लाभों में से घटाया जाता है और कर की छूट मिलती है। अभी जैसे मैंने पहले बताया ना, डिबेंचर पे भी जो इंटरेस्ट दिया जाता है उनको पहले घटाते हैं, फिर उसके बाद टैक्स भरते हैं। मान लो 10,000 का प्रॉफिट है और लेस कर दिया, मान लो 2,000 इन लोगों को आपने इंटरेस्ट दिया, तो अब 8,000 पे इनकम टैक्स दिया जाएगा। 10 पे देते तो ज़्यादा देते, 8,000 पे दिया जा रहा है तो कम। मान लो 10% टैक्स देते 10,000 पे, 1,000 देना पड़ता, और अब 8,000 पे दे रहे हो तो 800 रुपये। देखो ना, 200 रुपये बच गए आपके, बचत हो गई। ठीक है, सरल प्रक्रिया। अनसर्टेन पत्रों के मुकाबले में जो सार्वजनिक जमा की प्रक्रिया है वो बड़ी ईजी है। करना क्या है, पूरी पब्लिक है, पब्लिक से पैसा लेना है, सिंपल होता है ये। इन्वाइटेड है पूरी पब्लिक इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, बस ये ध्यान रखना 25% ही ले सकती है। नियंत्रण,
मताधिकार ना होने के कारण वे कंपनी के नियंत्रण को प्रभावित नहीं कर पाते। देखो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, तो ये ना तो वोट डालते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रखा, ना तो वोटिंग का राइट है, ना मैनेजमेंट करते हैं, ना अपना कंट्रोल ही जमाएंगे। ठीक है, मतलब आम जनता है जो अपने राजा पे कोई अधिकार नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन फिर भी सीमाएं भी हैं इन सब चीज़ों की। अल्पकालीन वित्त, जो ये लोग होते हैं ना, इनकी जो लोन देने की जो होती है ना क्षमता, वो कुछ टाइम के लिए होती है, यानी 1 साल तक के लिए लोन देते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म लोन ही देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अगर आपको चाहिए ना, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जनता से पैसा नहीं मिल पाता। इनकी जो परिपक्व अवधि होती है बेटा, कि जो आपको 1 साल के बाद इनका पैसा वापस करना पड़ता है ना, उसको मैच्योर टाइम या परिपक्व अवधि बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सीमित कोष। अभी बताया ना 25% ही आप ले सकते हो, तो आपके पास जो है सार्वजनिक जमा एक सीमित है। मान लो आपको 50% की ज़रूरत है, फिर 25% लेने के लिए कहीं और ब्याज पे मांगो पैसे। ठीक है, तो ज़रूरत पूरी थोड़ी कर पाती है पूरी, तो 25% से ज़्यादा आप ले ही नहीं पाते हो। नए व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, नई कंपनी है तो इसको कोई कोष वगैरह यानी फंड कुछ प्राप्ति नहीं हो पाता, कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये नई नई कंपनी को क्या समझते हैं, फ्रॉड सोचते हैं, फ्रॉड है, हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे, तो बेचारी कंपनी सैड हो जाएगी, इसको पैसा नहीं मिल पाता पब्लिक डिपॉजिट से। ठीक है, अब देखिए एक मज़ेदार चीज़ है ट्रेड क्रेडिट, यानी ये भी एक ऐसा सोर्स है जब कंपनी को पैसे मिल सकते हैं इससे भी। तो ये इसमें क्या होता है, व्यापारिक साख ऐसी होती है जिसे माल और सेवाओं को क्रय करने के संबंध में एक व्यावसायिक फर्म दूसरी फर्म को उपलब्ध कराती है। ये एक फर्म है, इसको गुड्स और सेवा खरीदनी है या बनानी है, इसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दूसरी फर्म पे चली जाती है कि भाई मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो इसको आप ट्रेड क्रेडिट बोलते हो। क्रय करने वाली व्यावसायिक फर्म को शीघ्र भुगतान किए बिना माल सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी एक तरह से बड़ी फर्म से ये छोटी फर्म सामान उधार ले आती है क्रेडिट पे। इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ये होलसेलर हो और ये रिटेलर हो। थोक विक्रेता से जो रिटेलर होता है, छोटा मोटा फुटकर व्यापारी, उधार माल खरीद लाता है और जब सामान बिक जाता है बाद में इसके पैसे दे देता है। तो आपस में दो बिजनेसमैन आपस में ही पैसे दे रहे हैं उधार पे, तो इसको क्रेडिट ट्रेड कह रहे हैं। और ये पैसा क्यों लिया जा रहा है? ताकि कुछ गुड्स सामान खरीद के अपनी दुकान में रख लिया जाए। ठीक है, यानी जो भी काम हो रहा है वो बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, उधार जो लिया जा रहा है वो बिजनेस पर्पस या ट्रेड के लिए लिया जा रहा है, व्यापार करने के लिए। ठीक है, व्यापारिक साख के गुण, अब जो उधार लिया है तो सुविधाजनक है, आसानी से ले सकते हो, लगातार ले सकते हो, कंटिन्यूस स्रोत है, भाई बिजनेस तो लंबे टाइम तक चल रहा है, इससे बन रही है तो आप लेते रहो उधार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शीघ्र भुगतान किए बिना क्रय। भाई जब पहला आपने माल इसका जो उधार ले रखा है वो तो आपने दिया नहीं, ऊपर से दोबारा माल लेने और पहुंच जाते हो, ये प्रक्रिया इसी में मिलती है आपको सुविधा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, आसान सुविधा पे मिल रहा है तो ये बंदा इससे बार बार सामान उधार लेता जा रहा है। अगर इसको कुछ हो गया, ये पैसा वापस नहीं दे पाया तो इसको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीमित कोष। व्यापारिक साख के द्वारा कोषों की सीमित मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड, यानी ये बंदा अगर इसको माल दे रहा है तो थोड़ा ही देगा, लिमिटेड, ये नहीं कि ज़्यादा उधार दे दे, एक लिमिट में ही देगा उधार। ठीक है, और ये महंगा स्रोत भी है, जब वित्त प्राप्त करने का ना अन्य सोर्सेज से ज़्यादा महंगा है। जो ये पर्सन, ये बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान दे रहा है ना उधार, तो ये एक तरह से ये लगा लो कि ये हाई चार्ज करेगा आपसे। ठीक है, हर चीज़ पे हर चीज़ आपको महंगी देगा। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, ये नगद साख अधिविकर्ष। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बिजनेसमैन है, इसने मेरे बैंक में एक अकाउंट खुलवाया है जिस अकाउंट का नाम होता है करंट अकाउंट, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, दिन में कितनी बार ये पैसा निकाले
ठीक है, और कितनी बार जमा कराए, कितनी भी राशि जमा कराए। लेकिन सडनली इसको कोई ज़रूरत पड़ गई, इसके अकाउंट में थे मान लो 40 लाख, इसको 50 लाख की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो ये 10 लाख एक्स्ट्रा भी निकाल सकता है इस बैंक से। तो जो बैंक इसको दे रहा है, उधार दे रहा है ना 10 लाख एक तरह से, इसके अकाउंट में जितने पैसे उससे ज़्यादा की सुविधा दे रहा है, इसको ही नकद साध अधिविकर्ष कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सावधिक ऋण, यानी जो इसको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। बिलों की कटौती यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अपना 17 चैप्टर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो ये बंदा है, ठीक है, ये इससे उधार माल लिया आया, इसने इसको उधार माल दे दिया, बदले में इसने एक कागज पे लिख के बिल ऑफ एक्सचेंज थमा दिया कि 3 महीने बाद मेरा पैसा इससे वापस दे जाना। इसने ये साइन कर दिया और कहा हाँ मैं दे जाऊंगा, यस मैं दे जाऊंगा, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अब ये 3 महीने बाद पैसे देगा, इस बंदे को ज़रूरत पड़ गई 1 महीने बाद, तो ये कागज़ का टुकड़ा बैंक में ले जाएगा और बैंक से पैसे ले लेगा, और बैंक को इसके बदले इंटरेस्ट सहित पैसे वापस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैंक इसको जो इंटरेस्ट लेगा, वो जब ये पैसा लेने जा रहा 20,000 मान लो, तो 19,400 इस तरह से देगा 2 महीने का इंटरेस्ट या बैंक चार्ज काट के, और बाद में जब बैंक को रिकवर करने होंगे पैसे, तो वो उसी माल पर्सन से ले आएगा जिसने माल उधार खरीदा था, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो ये सब काम भी आपके कॉमर्शियल बैंक ही करते हैं, और ऋण पर निश्चित दर से ब्याज भी लिया जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के लाभ क्या होते हैं, समय पर सहायता, कि वाणिज्य बैंक है जो उचित समय का बिजनेस को लोन दे देते हैं, और जब ये मुसीबत में होते हैं तो ये बैंक इनकी हेल्प कर देते हैं, तो ऐसे समय पे सहायता हो जाती है। गोपनीयता, कॉमर्शियल बैंक से लिया गया ऋण के संबंध में पूरी सीक्रेसी होती है, किसी को नहीं पता चलता कि किसने कितना ले रखा है, आसानी से भी उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन कम होते हैं, और कोई प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता शेयर्स इशू करने की तरह। लेकिन कुछ दोष भी होते हैं। दोष क्या है, केवल अल्पकालीन और मध्यकालीन लोन, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन नहीं देते ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और संपत्ति पर भार, और आपकी जो ये ऋण व अग्रिम प्राप्त करने के लिए व्यवसाय की जो ये असेट्स होती है ना, उसको भी गिरवी रख लेते हैं, ठीक है। कुछ देखिए वित्तीय संस्थाएं भी होती हैं। राज्य हो या केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को वित्त प्रदान करने के लिए बहुत सी वित्तीय संस्थाएं करी हैं, यानी गवर्नमेंट है, हर स्टेट में भी है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि हर बिजनेसमैन को क्या हो, फाइनेंस करा दिया जाए, यानी पैसों की सुविधा दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए जिनको विकास बैंक कहा जाता है। इनके नाम है IFCI, ठीक है, ICICI, IDBI, ठीक है, LICUTI। तो इनके बारे में अब जान लेते हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ। लाभ देखिए, दीर्घकालीन वित्त, जब भी लॉन्ग टर्म आपको लोन चाहिए, कॉमर्शियल बैंक जो नहीं देता था, अब आप चले जाओ, बैंक इंस्टीट्यूशंस दे देंगे। ये वित्तीय संस्थाएं हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे देंगे। लॉन्ग टर्म कितना, 15 साल 20 साल, ठीक है, इतना लोन आपको आसानी से दे देंगे। और प्रबंधकीय सलाहें भी देते हैं। ये लोन तो दे ही रहे हैं, और आपका बिजनेस डूब रहा है तो उसको सुधारने के लिए मैनेजर स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स भी आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा किसान कॉल सेंटर, भाई किसानों को थोड़ी सी रिसर्च बेस पे किस तरह से खेती करनी, ये सब बताया जाए, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए भी टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं आसानी से, और आसान किस्तों पर देते हैं। जो ये लोन दे रहे हैं ना, आप उसको आसान किस्तों पर चुका सकते हो, और आपके ना व्यवसाय पे कोई भार नहीं होता, यानी आपकी कोई असेट्स को भी गिरवी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके भी दोष हैं। क्या, अधिक समय लगाना, जब ये ऋण देते हैं ना तो उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगाते हैं, और बड़े कठोर मापदंड होते हैं, इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली ये काम करते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के हैं और बहुत सारे कागज़ मांगते हैं, ये कागज़ लाओ, ये पेपर वर्क लाओ, बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है, ठीक है। और देखो रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा हैं, यानी जो कंपनी के संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, उन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है गवर्नमेंट, तो अपनी अपनी चलाएगी ना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी,
तो ये मत करो, वो बिजनेस, ये बिजनेस मत करो। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं, जिससे बिजनेसमैन भी ना परेशान हो जाता है, वो फिर आगे काम नहीं करना चाहता इनके साथ। और देखिए व्यावसायिक वित्त को के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय बेटा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब कि ये जो आपकी इंडिया है ना, इससे बाहर भी तो बहुत सारी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, इन सब से भी तो आप उधार ले सकते हो, इंडिया वाले इनसे उधार ले सकते हैं। तो इस तरह की डीलिंग को आप बोलते हो इंटरनेशनल सोर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वाणिज्य बैंक, ठीक है। वाणिज्य बैंक कौन से होते हैं? वाणिज्य बैंक ये कॉमर्शियल बैंक है ना, ये पूरे विश्व में, यानी अब देखो जब आप विदेशों से पैसा लोगे तो फॉरेन करेंसी की भी फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। और भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विदेशी बैंक वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण संस्था है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां व विकास बैंक, ये क्या है? ये भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी एजेंसियां हैं जो बैंक हैं, ठीक है। जैसे कि IFC, ठीक है, ADB, ये भी क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी किसी भी कंट्री को लोन देते हैं। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार, जब आप इंटरनेशनल में घुस ही गए हो तो यहाँ पे भी आप जैसे शेयर्स खरीदते थे ना, वो इंडिया में ही खरीदते थे, तो यहाँ पे आप क्या खरीदते हो? GDR मतलब अब आप विदेश में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी इस इंडिया से बाहर भी दूसरी कंट्रियों की कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपके GDR यानी ग्लोबल रिसिप्ट्स, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं। जब एक कंपनी स्थानीय मुद्रा वाले, स्थानीय मुद्रा माने इंडिया में क्या चलते हैं? रुपीज़। तो इंटरनेशनल बैंक से जब आप लोगे तो वो आपको क्या देगी? रुपीज़ देगी। लेकिन अगर अमेरिका वाले लेंगे या फिर दूसरे कंट्री वाले लेंगे तो उनके डॉलर देगी, ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको देती है। तो देखो वह रसीदें आपको US डॉलर में अंकित करेगी, ठीक है। अब GDR की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उनको पढ़। क्या विशेषता है इनकी? कि रसीद अमेरिका के अलावा किसी भी देश में सूचीबद्ध हो सकती है, यानी लिस्टेड हो सकती है। अमेरिका में क्यों नहीं होती उसके लिए बताऊंगी। अमेरिका में क्या है? ADRS, अमेरिका का स्पेशल अपना है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, तो उसके लिए अलग है, ठीक है। इसलिए GDRS में अमेरिका काउंट नहीं होता। और ये विनिमय साध्य विलेख है, यानी एक्सचेंज करते हैं, है ना। एक यहाँ से बिल इस कंट्री ने अपनी फॉरेन करेंसी में भुना लिया, इस तरह के ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मैच्योरिटी से पहले अगर आप उसको बिल को डिस्काउंटेड पे एंडोर्स करा लेते हो, डिस्काउंटेड करा लेते हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर देते हो, तो यहाँ पे करेंसी एक दूसरे से दूसरे की कंट्री में चेंज होती है, किसकी हेल्प से? GDRS की हेल्प से, ठीक है। और इनके धारक, इसे कभी भी शेयर्स, देखो इसको ना शेयर्स में नहीं बदला जा सकता GDRS को। और इसका धारक लाभांश प्राप्त करता है, जो इन GDRS में पैसा इन्वेस्ट किया वो डिविडेंड तो जरूर लेता है, ठीक है। और इसको ना जिसने GDRS खरीदे हुए हैं उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता। भारतीय कंपनी रिलायंस ले लो, विप्रो ले लो, ICICI या GDR, इन्होंने भी GDR जारी किए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम में आपका ये ADR भी आ जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है? ये सिर्फ अमेरिका ही रसीद जारी कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ अमेरिका के नागरिकों के लिए होते हैं और अमेरिका में ही अप्लीकेबल होते हैं, अमेरिका के नागरिकों को जारी किए जाते हैं, अमेरिका की शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं और दूसरे देश इसमें पैसा नहीं, ठीक है। अमेरिका के सिटीजन्स के लिए अमेरिका की मार्केट में ही। और भारतीय कंपनी इन्फोसिस और रिलायंस ने ADR जारी किए हुए हैं, ठीक है। हमारी भारत की कंपनी इन्फोसिस और रिलायंस ने अपनी तरफ से ADR इशू किए हुए हैं, किसके लिए? अमेरिका के लोगों के लिए, कि आओ भाई हमारी कंपनी में अपना पैसा लगा दो। अब देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ADR और GDR में डिफरेंसेस। ADR अमेरिका में होते हैं, GDR आपको अमेरिका के अलावा हर जगह अप्लीकेबल है। तो अंतर जब भी बात आएगी पहले आधार बताना, सूचीबद्ध। ADR कहाँ होते हैं? सिर्फ अमेरिका में। GDR कहाँ होते हैं? विश्व के हर जगह होंगे सूचीबद्ध, लेकिन अमेरिका को छोड़ के, ठीक है। तरलता, तरलता क्या होती है? अधिक लिक्विडिटी। भाई ADR है,
एडीआरओ को आप तुरंत बेच सकते हो, ठीक है। जीडीआरओ को बेचने में दिक्कत आ जाती है, कम तरल होते हैं। तरल मतलब जब आप इस पत्र को बेचकर पैसे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो ये बिल है आपका, इसको मनी में कन्वर्ट कर लो, तो ये लिक्विडिटी तरलता होती है। अंशधारी एडीआर के अमेरिकन ही नागरिक होते हैं, लेकिन जीडीआर तो किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन से होते हैं? विदेशी मुद्रा में जारी होते हैं, यानी जैसे कि विदेशी मुद्रा कौन सी, आपकी डॉलर, तो ये डॉलर में इशू होंगे। इस पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है और ये विदेशी बाजार में ही सूची लिस्टेड भी वहीं होते हैं, यानी उनकी लिस्ट में ही होते हैं। ये ऋण पत्र से भी मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। उससे आगे देखिए, आईडीआर भी आपसे पूछ लिया जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये क्या होता है? आईडीआर जीडीआर एडीआर के समान ही होता है, लेकिन बस ये इंडिया का है, तो ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। केवल इस बात को छोड़कर इन्हें जारी करने वाली कंपनी विदेशी होती है। भारतीय बाजार से धन इकट्ठा करती है, ठीक है, कि हमारी जो इंडिया है ना, ये जो आपकी इंडिया है, यहाँ से अगर पैसा इन्वेस्ट कराना है विदेशी कंपनियों में, तो आईडीआरएस यानी इंडिया के लोगों के लिए आईडीआरएस इशू कर दिए जाते हैं। डीआरएस को रुपये में परिवर्तित किया जाता है। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक सूचीबद्ध कराया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध लिस्टेड करा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, आईडीआरएस जारी कैसे किए जाते हैं। इशूइंग कंपनी यानी कोई फॉरेन कंपनी है जो इन्हें इशू करती है। ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये देखो, ये आपकी इंडिया है और 7 समुंदर पार ये दूसरा देश है और ये उसका बैंक है। इन बैंकों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, इंडियन डिपॉजिटरी, ठीक है, और इंडियन इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के लोग हैं उनको आईडीआर थमा दिए जाते हैं, उनका पैसा इन विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करा दिया जाता है। आईडीआर जारी करने वाली कंपनी सबसे पहले अपने अंशों को ओसीबी को सुपुर्द करती है। क्या होता है वो? कस्टोडियन बैंक को फाइनेंशियल मिनिस्टर से अनुमति भी लेनी पड़ती है। उसके बाद ओसीबी अंशों को आईडीआर के रूप में जारी करने के लिए आईडी से प्रार्थना करता है। आईडी द्वारा विदेशी मुद्रा में, यानी जो फॉरेन करेंसी है ना, उसमें जो आप शेयर्स को आईडीआर में परिवर्तित कर दिया जाता है, कि भारतीय रुपए में जो होते हैं ना, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं, महीने वाली जमाएं, यानी आईसीटी क्या करती है? एक प्रचलित प्रण है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए 12% के ब्याज पे 3 महीने के लिए आपको लोन दे रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? 6 महीने वाली दे रही है। देखो, अगर 3 महीने के लिए आप ले रहे हो ना, तो आपको 12% की दर पे ब्याज पे मिल रहा है 3 महीने के लिए। और 6 महीने के लिए आपको लोन लेना है ना, तो आपको सिर्फ और ज़्यादा रेट हाई चार्ज किया जा रहा है, यानी 15%। और ठीक है, ये आप देख लेना। मांग जमाएं क्या होती हैं? अगर 1 दिन के नोटिस पे आपसे पैसा वापस मांग लिया जाए, ठीक है, तो वो 10% चार्ज कर रही है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, लेकिन रिस्क कितना है? ना वो 12 ले रहा है ना वो 15, सिर्फ 10 ले रहा है, लेकिन रिस्क कितना? कि जब भी मैं तुझे फ़ोन करूँगा तो मुझे पैसा 1 दिन के बाद दे देना। तो कितना रिस्की है? मान लो 15 तारीख को ये फ़ोन कर रहा है, 16 को पैसा वापस चाहिए, लेकिन 10% ब्याज ही ले रहा है। ब्याज तो कम ले रहा है, लेकिन रिस्क कितना है? 1 दिन में ये बंदा पैसा नहीं दे पाया तो। आईसीडी की विशेषता क्या है? यह व्यापार 2 कंपनियों के बीच में होता है, एक ये कंपनी, दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है। और शॉर्ट टर्म देती है, यानी 1 साल के लिए ही आपको ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। और ये इंसिक्योर भी होती है, यानी कोई भी एसेट्स या बिल्डिंग गिरवी नहीं रखवाई जाती, ठीक है। लेकिन जो ये व्यवहार होते हैं वो दलालों के, यानी ब्रोकर्स के थ्रू होते हैं। और इन जमाओं पर कोई संगठित बाजार, कोई मार्केट प्लेस तो है नहीं कि यहाँ आपको दलाल मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इनके कॉन्ट्रैक्ट आसानी से नहीं मिल पाते हैं, ये भी। और इन व्यवहारों के लिए कोई कानूनी औपचारिकता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं होती। और ये जमा ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली भी नहीं होती और रिस्की भी नहीं है, ठीक है, नो रिस्की, ठीक है, नो लीगल फॉर्मेलिटी, नो रिस्की। तो ये आईसीडीएस एक तरह से आपके लिए बेस्ट होती है। देखिए, मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ठीक है, पहली वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी बनाऊँ तो मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, ठीक है, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।